अध्याय 7 हाथी की फांसी। पाठ परिचय। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि चापलूस लोग कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। यह चापलूस मित्रे द्वारा नवाब को मूर्ख बनाकर लूटने की रोचक कथा का हास्य व्यंग्यपूर्ण वर्णन है। व्याख्या। इस पाठ परिचय में बताया गया है कि इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि चापलूस लोग, जो धोखेबाज या छलिया होते हैं, कैसे दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका फायदा उठाते हैं। कहानी में नवाब नामक व्यक्ति को चापलूस मित्रों द्वारा मूर्ख बनाकर लूटने की रोचक और हास्य व्यंग्यपूर्ण कथा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य पाठकों को चापलूस लोगों के चालाक तरीकों से सावधान करना और उनके प्रति जागरूक करना है। कठिन शब्दार्थ। चापलूस, धोखेबाज या छलिया लोग जो दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लूटने, जबरन या धोखाधड़ी के जरिए किसी की संपत्ति चुराना। हास्य व्यंग्यपूर्ण, मजाकिया और आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। वर्णन, किसी घटना या विषय को विस्तार से बताना। कुछ दिनों से नवाब साहब के चापलूसों को हाथ मारने का नया अवसर नहीं मिला था। नवाब साहब या तो आराम पर पैसा खर्चते थे या चापलूसों की बातों पर। उम्र ढल चुकी थी, जवानी के शौक भी न थे, पर इन शौकों से भी अधिक खर्च चापलूसों की बेसिर पैर की बातों पर हो जाता था। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ दिनों से नवाब साहब के चापलूसों, धोखेबाज मित्रों को उनसे हाथ मारने का मौका नहीं मिला है। नवाब साहब अब या तो आराम करते हैं और पैसे खर्च करते हैं या चापलूसों की बातों पर ध्यान देते हैं। उनकी उम्र बढ़ चुकी है और उनके जवानी के शौक भी नहीं रहे हैं, लेकिन चापलूसों की अजीब और बेवकूफ करने वाली बातें सुनकर उनका खर्च बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि नवाब साहब अब सक्रिय नहीं हैं और चापलूसों की बातों पर उनका ध्यान अधिक खर्च करने के कारण उन पर काबू नहीं पा रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। बेसिर पैर की बातों, अजीब, अप्रत्याशित या विचित्र बातें। उम्र ढल चुकी थी, उम्र बढ़ चुकी थी, बूढ़ा हो चुका था। जवानी के शौक, युवा अवस्था के इच्छाएं और पसंद। बेतहाशा, अत्यधिक, अनियंत्रित। एक दिन की बात है। नवाब साहब बैठे थे और उनके खास चापलूस दोस्त लगे उनकी तारीफ में जमीन आसमान एक करने। यासान मियाँ ने एक बात कही तो सैयद नजमुद्दीन ने उस पर एक और बात कही। हाफिफत जी ने उसका रंग और तेज कर दिया। अंत में मुन्ने मिर्जा सिर हिलाते हुए बोले, खुदाबंद, कल रात को मैंने जो ख्वाब देखा उससे तो यही जी चाहता है कि जिंदगी भर इन्हीं कदमों में पड़ा रहूं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक दिन नवाब साहब अपने खास चापलूस दोस्तों के साथ बैठे थे। उनके दोस्त उनकी तारीफ में जमीन आसमान एक करने लगे। यासान मियाँ ने एक बात कही जिस पर सैयद नजमुद्दीन ने एक और बात जोड़ी। हाफिफत जी ने उसकी बातों को और भी मजबूत कर दिया। अंत में मुन्ने मिर्जा ने सिर हिलाते हुए कहा कि कल रात को उन्होंने जो सपना देखा उससे वह जीवन भर इसी रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि चापलूस दोस्तों की तारीफ सुनकर नवाब साहब प्रेरित हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में इसी दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। कठिन शब्दार्थ। सिर हिलाना, सहमति जताना, हाँ कहना। ख्वाब, सपना। जी चाहता है, इच्छा करता है, पड़ा रहूं इसी रास्ते पर बने रहना। यारों ने शौक से पूछा, मिर्जा साहब क्या ख्वाब था, जरा हम भी तो सुने।
नवाब भी बोले, हाँ हाँ, सुनाइए ना। व्याख्या। इस पैराग्राफ में नवाब साहब के दोस्तों ने मिर्जा साहब से उनकी देखी गई ख्वाब के बारे में पूछा है। शौक से कहकर वे उनकी ख्वाब जानने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके बाद नवाब साहब ने भी सहमति जताते हुए कहा कि वे भी सुनना चाहते हैं। यह संवाद कहानी में आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां मिर्जा साहब अपनी ख्वाब की कहानी सुनाने वाले हैं। कठिन शब्दार्थ। शौक से, उत्सुकता या रुचि के साथ। ख्वाब, सपना। सुने, ध्यान से सुनना। सुनाइए, कृपया बताएं या साझा करें। मुन्ने मिर्जा बोले, हुजूर जरूर सुनाता हूँ। क्या देखता हूँ कि मैं उड़ता उड़ता मक्का शरीफ पहुँच गया। काबा का चक्कर लगाया। फिर देखता हूँ कि सामने मैदान में बड़े बुजुर्ग दुनिया की पवित्र आत्माओं के बारे में बातें कर रहे हैं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मुन्ने मिर्जा साहब ने नवाब साहब से कहा कि वे अपनी देखी हुई ख्वाब की कहानी जरूर सुनाएंगे। उन्होंने बताया कि वे उड़ते उड़ते मक्का शरीफ, पवित्र स्थल, पहुंच गए। वहां उन्होंने काबा का चक्कर लगाया, जो मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। इसके बाद उन्होंने देखा कि मैदान में बड़े बुजुर्ग लोग दुनिया की पवित्र आत्माओं के बारे में बातें कर रहे थे। कठिन शब्दार्थ। हुजूर, आदरणीय व्यक्ति यहाँ नवाब साहब को संबोधित करते समय इस्तेमाल हुआ है। मक्का शरीफ इस्लाम का सबसे पवित्र शहर, जहाँ काबा स्थित है। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान मक्का शरीफ में स्थित है। मुझे कुछ समझ न आया। फिर सब लोग नमाज पढ़ने लगे। मैं क्या देखता हूँ कि इमाम की जगह हुजूर नवाब साहब हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर क्या देखता हूँ कि कानों में आवाज आ रही है, ये सब नेक लोग हैं और जो बुजुर्ग इनका इमाम है वह अल्लाह का सबसे प्यारा है। मैं यह सुनते ही झुका। झुकते ही शोर हुआ। आँख खुल गई और देखता हूँ कि बाहर मुर्गे बोल रहे हैं। बस उस वक्त से मेरा दिल बाग बाग है कि हम कैसे नेक आदमी के साथ हैं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में कहानी के पात्र मुन्ने मिर्जा अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें वे उड़ते उड़ते मक्का शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने काबा का चक्कर लगाया और बड़े बुजुर्ग लोग पवित्र आत्माओं के बारे में बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि इमाम की जगह नवाब साहब नमाज पढ़ रहे हैं और सब नेक लोग हैं। मुन्ने मिर्जा ने उनकी बातें सुनकर झुक गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने झुकते हुए देखा कि बाहर मुर्गे बोल रहे हैं, उन्हें समझ में आया कि स्थिति कैसी है। इस घटना से उनका दिल प्रसन्न हुआ कि वे नेक लोगों के साथ हैं। कठिन शब्दार्थ। नमाज इस्लाम धर्म में पांचों समय की पूजा। इमाम नमाज के नेता या प्रमुख। नेक, अच्छे, पवित्र। बुजुर्ग, उम्रदराज, बड़े लोग। शोर, तेज आवाज। नेक आदमी, अच्छे पवित्र लोग। यासीन मियाँ और हाफिज जी ने हामिंगा मिलाई। सैयद साहब ने कहा, दुनिया में हुजूर से बढ़कर भला कौन नेक है। मैं तो मामूली आदमी हूँ। आज धन दौलत होती तो इसी खुशी में शहर भर के किसी भी आदमी को भूखा न रहने देता। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यासीन मियाँ और हाफिज जी ने पूरी सहमति जताई है। सैयद साहब ने कहा कि दुनिया में हुजूर नवाब साहब से बढ़कर कोई नेक, अच्छा व्यक्ति नहीं है। मुन्ने मिर्जा ने कहा कि वे एक साधारण व्यक्ति हैं।
आजकल धन दौलत होने के कारण उनकी खुशी में वे पूरे शहर के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देते। इसका मतलब है कि धन दौलत की प्राप्ति से व्यक्ति न केवल खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों की मदद भी करता है ताकि कोई भूखा न रहे। कठिन शब्दार्थ। हुजूर आदरणीय व्यक्ति यहाँ नवाब साहब को संबोधित करते हुए भला दच्छा, नेक, मामूली आदमी, साधारण या सामान्य व्यक्ति, धन दौलत, पैसा और संपत्ति। मुन्ने मिर्जा बोले, सचमुच इन पर सब कुछ लुटा देना चाहिए। यासीन मियाँ बोले, सच है हुजूर। कलेजा चीर के देखा जाए तो आपके ही रंग में रंगा है। जब से ख्वाब सुना है मन करता है तन के कपड़े उतारकर किसी गरीब को दे डालूं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मुन्ने मिर्जा ने नवाब साहब की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन पर सब कुछ लुटा देना चाहिए। यासीन मियाँ ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि नवाब साहब का दिल इतना अच्छा है कि यदि इसे देखा जाए तो यह पूरी तरह से उनकी नेकदिली से भरा हुआ है। ख्वाब सुनने के बाद यासीन मियाँ ने कहा कि अब उनका मन करता है कि वे अपने तन के कपड़े भी उतारकर किसी गरीब को दे दें। यहाँ चापलूस मित्र अपनी बातों से नवाब साहब को खुश करने और अपने फायदे के लिए उनकी उदारता का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। सचमुच, वास्तव में, बिल्कुल सही। गरीब, निर्धन, जिसके पास धन या संसाधन न हो। दे डालू, दे देना, दान कर देना। नवाब साहब बोले, तुम क्यों करोगे? जो कहो मैं करूंगा। खजांची को बुलाकर 1-2 हज़ार ले लो और गरीबों को कोठी के सामने दोनों वक्त खूब खिलाओ। व्याख्या। इस पैराग्राफ में नवाब साहब ने अपनी उदारता और दयालुता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यासीन मियाँ और अन्य चापलूसों की बातों से प्रभावित होकर कहा कि वे खुद यह काम करेंगे और दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने खजांची, खजाने का प्रभारी, को बुलाकर 1-2 हज़ार रुपए निकालने का आदेश दिया और गरीबों को कोठी के सामने दिन में 2 बार भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था करने को कहा। यह उनके बड़े दिल और चापलूसों के प्रभाव का प्रतीक है, जो उनकी उदारता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। खजांची, खजाने का प्रभारी व्यक्ति। कोठी, नवाब साहब का बड़ा घर या महल। दोनों वक्त, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। अगले दिन दोपहर से रात तक नवाब साहब की कोठी के सामने खाना चला। किसी को चना चबेना दिया, किसी को पूड़ी चौड़ी। बची रकम बांट ली गई। नवाब साहब ने सोचा, गरीबों को खूब मिला। चापलूसों ने सोचा, अच्छा मूर्ख बनाया। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नवाब साहब की उदारता के कारण अगले दिन उनकी कोठी के सामने दिन भर गरीबों को भोजन कराया गया। किसी को साधारण भोजन, चनाच बेना, दिया गया तो किसी को बेहतर, पूड़ी चौड़ी। हालांकि चापलूसों ने इस व्यवस्था का गलत फायदा उठाया। उन्होंने बचे हुए पैसों को आपस में बांट लिया। नवाब साहब को लगा कि उन्होंने गरीबों की खूब मदद की है, जबकि चापलूस मित्रों ने सोचा कि उन्होंने नवाब साहब को अच्छी तरह मूर्ख बना लिया। कठिन शब्दार्थ। चनाच बेना, साधारण और सस्ता भोजन। पूड़ी चौड़ी, तला हुआ बेहतर और स्वादिष्ट भोजन। बची रकम, खर्च के बाद बचा हुआ पैसा। मूर्ख बनाया, धोखा देकर किसी को बेवकूफ बनाना। एक शाम महफिल जमी थी। बात बात में मुंबई की इमारतों,
गाड़ियों का जिक्र छिड़ गया। नवाब ने कहा, रेल भी कितने आराम की चीज है। अजी किसने बनाई और कब बनाई? मुन्ने मिर्जा बोले, हुजूर ठेकेदारों ने बनाई है। बहुत दिन हुए तब बनी थी। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक शाम नवाब साहब की महफिल, सामूहिक सभा लगी हुई थी, जहां बातचीत के दौरान मुंबई की इमारतों और गाड़ियों की चर्चा हो रही थी। इसी संदर्भ में नवाब साहब ने रेल के बारे में बात करते हुए पूछा कि यह कितनी आरामदायक चीज है और इसे किसने और कब बनाया। मुन्ने मिर्जा, जो चापलूसी के लिए जाने जाते हैं, ने बिना सही जानकारी दिए कह दिया कि रेल ठेकेदारों ने बनाई है और इसे बने हुए काफी समय हो चुका है। यहाँ चापलूसों की आदत दिखाई जाती है, जहाँ वे बिना सोच समझे किसी भी बात का उत्तर देते हैं ताकि नवाब साहब को प्रभावित किया जा सके। कठिन शब्दार्थ। महफिल, बैठक या सभा, जहाँ लोग बातचीत करते हैं। जिक्र छिड़ गया, किसी विषय पर चर्चा शुरू हो जाना। रेल, ट्रेन, जो परिवहन का एक साधन है। ठेकेदार, निर्माण का काम करने वाला व्यक्ति या समूह। हाफिज, ठेकेदार बनाएंगे अपना सिर। हुजूर, रेल फिरंगियों के दिमाग से निकली। यासीन मियाँ, हुजूर इन्हें नहीं मालूम। रोम के सुल्तान ने रेल चलाई, पर तब इनसे यह काम नहीं लिया जाता था। व्याख्या। इस पैराग्राफ में चापलूसों की हास्यास्पद बातें और झूठे दावे दिखाई देते हैं। हाफिज जी ने तुरंत मुन्ने मिर्जा की बात को गलत बताते हुए कहा कि रेल ठेकेदारों ने नहीं बनाई, बल्कि यह फिरंगियों, विदेशियों के दिमाग की उपज है। इसके बाद यासीन मियाँ ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा कि हाफिज भी गलत हैं, क्योंकि रेल सबसे पहले रोम के सुल्तान ने चलाई थी। हालांकि उस समय रेल का उपयोग लोगों के परिवहन के लिए नहीं, बल्कि अन्य कामों के लिए किया जाता था। यहाँ दिखाया गया है कि चापलूस मित्र अपनी धारणाओं को तथ्यों की तरह प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं। कठिन शब्दार्थ। रोम के सुल्तान, रोम का शासक, जो यहाँ काल्पनिक रूप से संदर्भित है। चलाई, शुरू करना, उपयोग में लाना। काम नहीं लिया जाता था। उस समय रेल का उपयोग अलग उद्देश्य के लिए होता था। नवाब, तो क्या काम लिया जाता था? यासीन मियाँ, हुजूर, रोम सल्तनत का कोई भी आदमी रेल में सवार नहीं होता था। वे रेलों में कचरा भरकर जंगलों में फेंका करते थे। इन फिरंगियों ने भाप से उसे चलाया और आदमियों की सवारी का काम लेने लगे। लेकिन हुजूर, अब भी रोम, अरब, ईरान, इराक जैसे बड़े बड़े देशों में रेल में भले आदमी का सवार होना अच्छा नहीं माना जाता। व्याख्या। इस पैराग्राफ में नवाब साहब ने यासीन मियाँ से पूछा कि रेल का उपयोग पहले किस काम के लिए किया जाता था। यासीन मियाँ ने कहा कि रोम की सल्तनत में कोई भी व्यक्ति रेल में सवार नहीं होता था। वहाँ रेलों में कचरा भरकर उसे जंगलों में फेंकने का काम होता था। फिर बाद में फिरंगियों ने भाप का इस्तेमाल करके रेल को चलाया और इसे लोगों के परिवहन के लिए उपयोग में लाया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज भी रोम,
अरब, ईरान और इराक जैसे बड़े देशों में रेल का उपयोग आदरणीय व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ चापलूस यासीन मियां ने बिना किसी ठोस जानकारी के बातें बनाई ताकि नवाब साहब को प्रभावित कर सकें। कठिन शब्दार्थ। सल्तनत, साम्राज्य, शाही शासन। कचरा भरकर कूड़ा या बेकार सामान डालना। भाप से उसे चलाया, भाप इंजन की सहायता से रेल को चलाना। हरचरण भाट ने सोचा, वह भी क्यों चुप रहे। बोला, हुजूर, जब तक रेल के आगे काली माई के नाम बकरा न कटे तब तक रेल टसमस नहीं होती है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में हरचरण भाट ने चापलूसों की बातें सुनने के बाद सोचा कि वह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। उन्होंने नवाब साहब को प्रभावित करने के लिए बिना किसी तर्क के एक अजीब बात कह दी। हरचरण ने कहा कि रेल तभी चलती है जब इसके आगे काली माई, एक देवी, के नाम पर बकरा काटा जाए, अन्यथा रेल हिलती भी नहीं है। यह बात पूरी तरह से काल्पनिक और अविश्वसनीय है, लेकिन हरचरण भाट ने चापलूसी के प्रयास में इसे एक तथ्य की तरह पेश किया। कठिन शब्दार्थ। चुप रहे, शांत रहना। काली माई एक देवी जिन्हें हिंदू धर्म में पूजा जाता है। बकरा न कटे, बलि देने की प्रथा का संदर्भ। टसमस नहीं होती, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। स्टीदन जमुद्दीन से न रहा गया, वे बोले, हुजूर, कोई बकरा नहीं कटता, रेल भाप से चलती है। यह तो फिरंगियों की अक्ल की ही देन है। अरे हाँ, मुझे आपको एक जरूरी खबर देनी है। परसों तड़के 5 बजे झूलन पीर के मैदान में एक हाथी को फांसी दी जानी है। हाथी को? नवाब ने हैरानी से पूछा। व्याख्या। इस पैराग्राफ में स्टीदन जमुद्दीन ने हरचरण भाट की बात का खंडन किया और बताया कि रेल किसी बकरे की बलि से नहीं बल्कि भाप की शक्ति से चलती है। उन्होंने इसे फिरंगियों, विदेशियों की बुद्धिमत्ता का नतीजा बताया। इसके बाद उन्होंने नवाब साहब का ध्यान एक नई और अजीब खबर की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि झूलन पीर के मैदान में एक हाथी को फांसी दी जानी है। यह सुनकर नवाब साहब हैरान रह गए और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हाथी को? यहाँ चापलूस मित्रों का स्वभाव साफ नजर आता है, जो बातचीत को अपने लाभ के लिए मोड़ते रहते हैं। साथ ही हाथी को फांसी की खबर एक हास्यप्रद और अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत करती है। कठिन शब्दार्थ। फिरंगियों, विदेशी, खासकर अंग्रेज। अक्ल की देन, बुद्धिमानी या आविष्कार का नतीजा। तड़के, सुबह सुबह, बहुत जल्दी। फांसी दी जानी है, मृत्युदंड देना। हाँ हुजूर। उसकी लपेट में आकर एक आदमी ने दम तोड़ दिया। हाथी को जेल भेजा गया। मुकदमा चला। जज ने मौत की सजा दी। अब तड़के 5 बजे हजारों लोग हाथी की फांसी देखने आएंगे। इन लोगों ने भी सुना होगा। सैयद ने दूसरों की तरफ इशारा करके कहा। व्याख्या। इस पैराग्राफ में
सैयद ने झूठी और हास्यास्पद कहानी गढ़ते हुए बताया कि एक हाथी ने अपनी लपेट में आकर एक आदमी को मार दिया। इसके बाद हाथी को जेल भेजा गया और उस पर मुकदमा चला। जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। सैयद ने यह भी कहा कि इस अनोखी घटना को देखने के लिए तड़के 5 बजे हजारों लोग जमा होंगे। उन्होंने यह बात नवाब साहब को और प्रभावित करने के लिए कही और अन्य चापलूसों की ओर इशारा किया कि वे भी इस खबर से सहमत हैं। यह अंश चापलूसों की मानसिकता और उनकी बातों में अतिशयोक्ति दिखाता है। वे नवाब साहब को प्रभावित करने के लिए कुछ भी कहने को तैयार रहते हैं, चाहे वह कितना भी असंभव या हास्यास्पद क्यों न हो। कठिन शब्दार्थ। लपेट में आना, पकड़ में आना या फंस जाना। मौत की सजा, मृत्युदंड। तड़के, सुबह सुबह। तरफ, फोर, दिशा। मुन्ने मिर्जा, हाहा, हम भी बात कर ही रहे थे। यह जबरदस्त घटना है। यासीन मियां, हुजूर, मैदान में तो कल रात से ही देखने वाले और रईस लोग आ जाएंगे। नवाब, अच्छा, रईस लोग भी जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। दरोगा से कहो जाने का प्रबंध करे। बावर्ची से सबके लिए खाना तैयार करवाओ। व्याख्या। इस पैराग्राफ में चापलूसों ने नवाब साहब को इस बात के लिए और भी उत्साहित किया कि हाथी की फांसी एक बहुत बड़ी और जबरदस्त घटना है। मुन्ने मिर्जा ने कहा कि वे भी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। यासीन मियां ने बात को और बढ़ाते हुए कहा कि इस अनोखी घटना को देखने के लिए रईस, धनवान लोग पहले से ही मैदान में आकर जमा होने लगेंगे। यह सुनकर नवाब साहब ने खुद भी जाने का फैसला किया और आदेश दिया कि दरोगा, पुलिस अधिकारी से यात्रा की तैयारी करवाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने बावर्ची, रसोइया से सभी के लिए खाना तैयार करने को कहा। नवाब साहब चापलूसों की बातों में आकर इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण मानने लगे। कठिन शब्दार्थ। दरोगा, पुलिस अधिकारी। बावर्ची, रसोइया। मुन्ने मिर्जा जी, जाड़ा बहुत है, अब आप होंगे तो हमें भी तो। नवाब साहब ने सबको गरम कश्मीरी दुशाले भिजवा दिए। हाथी की फांसी देखने के लिए बेगम, बच्चे, नौकर, बांदिया सब तैयार हो गए। सबके लिए कीमती शालें और जूतियां आईं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में मुन्ने मिर्जा ने चतुराई से अपनी बात रखी कि ठंड बहुत है और यदि नवाब साहब वहां जा रहे हैं तो बाकी लोगों को भी गर्म कपड़ों की जरूरत होगी। उनकी इस बात का इशारा समझकर नवाब साहब ने तुरंत अपने सभी चापलूसों और साथियों के लिए गरम कश्मीरी दुशाले, शाल भिजवा दिए। इसके बाद हाथी की फांसी देखने के लिए पूरी तैयारियां शुरू हो गई। नवाब साहब की बेगम, पत्नी, बच्चे, नौकर और बांदिया भी तैयार हो गए। सभी के लिए कीमती शालें और जूतियां मंगवाई गई। यह नवाब साहब की उदारता और चापलूसों की चालाकी का एक और उदाहरण है। कठिन शब्दार्थ। जाड़ा, ठंड, सर्दी। बेगम, नवाब साहब की पत्नी। बांदिया, महिलाएं जो सेविका के रूप में काम करती हैं। कीमती, महंगा और मूल्यवान। सैयद मियां ने कहा, हुजूर, मैं घर से सीधा वहीं आ जाऊंगा। नवाब साहब ने इजाजत दे दी।
व्याख्या। इस छोटे से संवाद में सैयद मियां ने नवाब साहब से अनुमति ली कि वे कोठी से नहीं बल्कि अपने घर से सीधे झूलन पीर के मैदान में हाथी की फांसी देखने आएंगे। नवाब साहब ने उनकी इस बात को सहमति दे दी। यह संवाद चापलूसों की आदतों को दर्शाता है, जहां वे अपनी सुविधा के अनुसार बातें तय कर लेते हैं और नवाब साहब उन्हें सहर्ष अनुमति दे देते हैं। यह नवाब साहब की सरलता और चापलूसों की चतुराई का एक और उदाहरण है। कठिन शब्दार्थ। हुजूर आदरपूर्ण संबोधन यहाँ नवाब साहब के लिए प्रयोग हुआ है। इजाजत, अनुमति, सहमति। कोठी में 3 बजे से ही जाने की तैयारियां शुरू हो गई। सब सवारी गाड़ियां और पालकियों में सवार होकर मैदान की ओर चले। कड़कती सर्दी और चारों तरफ अंधेरा था। मैदान पहुंचे तो वहां कोई न था। अंगीठियां जलाई गई। व्याख्या। इस पैराग्राफ में नवाब साहब और उनके साथियों के उत्साह को दिखाया गया है। कोठी में तड़के 3 बजे से ही यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। सभी लोग सवारी गाड़ियों और पालकियों में बैठकर झूलन पीर के मैदान की ओर रवाना हुए। उस समय कड़ाके की सर्दी थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। जब वे मैदान पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कोई और व्यक्ति नहीं था। ठंड से बचने के लिए अंगीठियां, कोयले से जलने वाला हीटर जलाई गईं। यहाँ चापलूसों की साजिश और नवाब साहब के अत्युत्साह को रेखांकित किया गया है। चापलूसों ने झूठी कहानी गढ़कर नवाब साहब को इस अनावश्यक यात्रा के लिए प्रेरित किया। कठिन शब्दार्थ। कोठी नवाब साहब का बड़ा और भव्य घर। कड़कती सर्दी, बहुत तेज ठंड। अंगीठिया, कोयले से गर्मी पाने का एक उपकरण। नवाब साहब बोले, शायद हम पहले आ गए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। नमाज का वक्त हो गया। सबने नमाज पढ़ी। फिर जाफरानी चाय आई। मेवे, कबाब और तरह तरह के पकवान आए। सूरज निकल आया पर दूर दूर तक कोई न था। व्याख्या। इस पैराग्राफ में नवाब साहब और उनके साथियों के इंतजार और भ्रम को दर्शाया गया है। जब वे मैदान में पहुंचे और वहां कोई नहीं दिखा तो नवाब साहब ने अनुमान लगाया कि वे शायद सबसे पहले पहुंच गए हैं। नमाज का वक्त हुआ तो सभी ने नमाज अदा की। उसके बाद जाफरानी चाय, मेवे, कबाब और कई प्रकार के पकवान परोसे गए। सूरज निकलने तक सभी ने इंतजार किया, लेकिन मैदान में दूर दूर तक न तो कोई व्यक्ति दिखा और न ही हाथी की फांसी से संबंधित कोई व्यवस्था। यह नवाब साहब की अज्ञानता और चापलूसों की चालाकी का परिणाम था, जिसमें वे नवाब साहब को झूठी घटना के बहाने मूर्ख बना रहे थे। कठिन शब्दार्थ। मेवे, सूखे फलों जैसे बादाम, काजू आदि। कबाब, तले या भुने हुए मांस का व्यंजन। पकवान, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन। इंतजार जारी रहा। मैदान में हाथी तो क्या, लोमड़ी भी न लाई गई। नौकरों ने राहगीर से पूछा कि भई हाथी की फांसी कब होगी? वह हंसा और आगे बढ़ गया। नवाब साहब ने झल्लाकर वापस जाने का हुक्म दिया। व्याख्या। इस पैराग्राफ में नवाब साहब और उनके साथियों के लंबे इंतजार और निराशा को दर्शाया गया है।
मैदान में काफी देर तक इंतजार के बाद भी न तो हाथी आया और न ही कोई और जानवर। यहाँ तक कि लोमड़ी भी नहीं लाई गई, जिससे स्पष्ट था कि पूरी घटना एक धोखा थी। नौकरों ने एक राहगीर से हाथी की फांसी के बारे में पूछा, लेकिन वह उनकी बात पर हंसकर आगे बढ़ गया। यह दर्शाता है कि यह घटना केवल चापलूसों द्वारा गढ़ी गई झूठी कहानी थी। अंततः नवाब साहब को यह महसूस हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है और उन्होंने झल्लाकर वहां से वापस लौटने का आदेश दिया। कठिन शब्दार्थ। राहगीर राह चलता व्यक्ति। झल्लाकर गुस्से में आकर। उस दिन नवाब साहब बड़े नाराज रहे। तीसरे पहर कहीं जाकर कमरे से बाहर आए। सैयद नजमुद्दीन को देखते ही चीखे, नमकहराम, यह क्या हरकत थी? शर्म नहीं आती? वहां हाथी तो क्या तुम्हारी भी शक्ल दिखाई नहीं दी? अब यहां से जाओ और अपनी सूरत कभी न दिखाना। व्याख्या। इस पैराग्राफ में नवाब साहब की नाराजगी और गुस्सा स्पष्ट रूप से झलकता है। पूरे दिन की निराशा और धोखा खाने के बाद नवाब साहब बेहद नाराज थे। दिन के तीसरे पहर यानी दोपहर बाद वे अपने कमरे से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने सैयद नजमुद्दीन को देखा, वे गुस्से में फट पड़े और उन्हें नमकहराम, गद्दार कहकर संबोधित किया। उन्होंने सैयद पर आरोप लगाया कि न केवल हाथी की फांसी की घटना झूठी थी, बल्कि वहां सैयद खुद भी मौजूद नहीं थे। गुस्से में नवाब साहब ने सैयद को अपने पास से चले जाने और अपनी सूरत न दिखाने का आदेश दिया। यहाँ नवाब साहब का गुस्सा और चापलूसों की चालाकी का पर्दाफाश स्पष्ट होता है। हालांकि चापलूसों की यह आदत होती है कि वे ऐसी स्थिति से भी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। कठिन शब्दार्थ। नाराज रहे, गुस्से में रहना। तीसरे पहर दोपहर के बाद का समय। नमकहराम, गद्दार, विश्वासघाती। हरकत, कार्य या चाल। शक्ल, चेहरा, उपस्थिति। सैयद हाथ बांधकर बोले, हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो 4:45 ही पहुंच गया था। ये फिरंगी समय के बड़े पाबंद होते हैं। सही समय पर लोहे की जंजीरों से बंधा हाथी लाया गया। सिपाही ने 1, 2, 3 कहा और ठीक 5 बजे मशीन घुमाकर फांसी दे दी गई। 5:01 पर तो हाथी हवा में लटक रहा था। आप कितने बजे पहुंचे? व्याख्या। इस पैराग्राफ में सैयद नजमुद्दीन ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। जब नवाब साहब ने उन्हें फटकारा, तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से जवाब दिया। सैयद ने कहा कि वह समय पर यानी 4:45 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन फिरंगियों, अंग्रेजों की समय की पाबंदी के कारण हाथी को बिल्कुल 5 बजे फांसी दे दी गई। सैयद ने घटनाओं को इतना सजीव वर्णन किया जैसे वह वास्तव में वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हाथी को लोहे की जंजीरों से बांधकर लाया गया और सिपाही ने 1, 2, 3 कहकर मशीन चालू की, जिससे 5:01 पर हाथी हवा में लटकने लगा। अंत में सैयद ने नवाब साहब से पूछा कि वे कितने बजे पहुंचे थे, ताकि उनकी देरी को मुद्दा बनाकर अपनी बात को सही साबित किया जा सके। कठिन शब्दार्थ। हाथ बांधकर बोले, विनम्रता और सम्मान से बोलना।
5:45 5 से 15 मिनट पहले। फिरंगीत विदेशी, खासकर अंग्रेज। समय के पाबंद, समय का सख्ती से पालन करने वाले। लोहे की जंजीरें, लोहे की मजबूत रस्सियां। हवा में लटक रहा था फांसी दिए जाने के बाद हाथी की स्थिति का वर्णन। नवाब साहब ने चापलूसों की ओर देखा। मुन्ने मिर्जा बोले, कोई 5:30 होंगे। हुजूर, उस समय तक तो सारे लोग जा चुके होंगे। सैयद ने कहा। व्याख्या। इस पैराग्राफ में चापलूसों की आदत और उनके द्वारा स्थिति को संभालने की चतुराई दिखाई गई है। जब नवाब साहब ने अपने देरी से पहुंचने की वजह जानने के लिए चापलूसों की ओर देखा, तो मुन्ने मिर्जा ने कहा कि वे लगभग 5:30 मैदान पहुंचे थे। सैयद नजमुद्दीन ने इस बात को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया और तुरंत कहा कि उस समय तक सभी लोग हाथी की फांसी देखकर जा चुके थे। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि नवाब साहब की देरी के कारण ही वे इस महत्वपूर्ण घटना को देखने से चूक गए। यहाँ चापलूसों की चालाकी और नवाब साहब को संतुष्ट करने की उनकी कला का एक और उदाहरण प्रस्तुत होता है। कठिन शब्दार्थ। चापलूस वह व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करता है। 5:30 के बाद 30 मिनट। हुजूर, सम्मानजनक संबोधन, यहाँ नवाब साहब के लिए। सारे लोग जा चुके होंगे, सभी लोग उस स्थान को छोड़कर जा चुके होंगे। नवाब, क्या हाथी की लाश भी इतनी जल्दी उठ गई? सैयद, हुजूर, गड्ढा पहले से ही तैयार था। उधर हाथी मरा, इधर उसे गड्ढे में डालकर बंद किया। व्याख्या। इस संवाद में नवाब साहब ने सैयद नजमुद्दीन से सवाल किया कि हाथी की लाश इतनी जल्दी क्यों गायब हो गई। नवाब साहब का यह सवाल उनकी आशंका और अविश्वास को दर्शाता है। सैयद ने बड़ी ही चतुराई से इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि हाथी की लाश को हटाने के लिए गड्ढा पहले से तैयार किया गया था। जैसे ही हाथी को फांसी दी गई, तुरंत ही उसे गड्ढे में डालकर ढक दिया गया। यह सैयद की ओर से एक और झूठी कहानी है, जिसे नवाब साहब को संतुष्ट करने के लिए गढ़ा गया है। यह अंश चापलूसों की चतुराई और चालाकी को दर्शाता है, जहां वे अपनी झूठी बातों को तर्कसंगत बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कठिन शब्दार्थ। लाश, मृत शरीर। गड्ढा, जमीन में खुदाई से बना बड़ा छेद। बंद किया, ढक दिया गया या बंद कर दिया गया। नवाब, पर तुम तो ठहर जाते। सैयद, हुजूर, मैंने सारा मैदान छान डाला। मैंने सोचा आपने सर्दी की वजह से आने का इरादा बदल दिया होगा। व्याख्या। इस संवाद में नवाब साहब सैयद नजमुद्दीन को तर्क देते हैं कि भले ही हाथी की फांसी इतनी जल्दी हो गई हो, लेकिन सैयद को वहीं रुकना चाहिए था। यह नवाब साहब का अविश्वास और नाराजगी दर्शाता है। सैयद अपनी चतुराई और झूठी सफाई से यह कहता है कि उसने पूरे मैदान की तलाश की थी और यह मान लिया था कि शायद नवाब साहब ने ठंड के कारण आने का इरादा बदल दिया होगा। सैयद ने अपने कथन को बहुत सावधानी से प्रस्तुत किया ताकि नवाब साहब उसे निर्दोष मान लें। यह दर्शाता है कि चापलूस अपनी चालाकी से स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। कठिन शब्दार्थ। ठहर जाते, रुक जाते, इंतजार करते।
सारा मैदान छान डाला, पूरे मैदान की पूरी तरह से तलाश की। इरादा बदल दिया, योजना या निश्चय को बदल देना। सर्दी की वजह से, ठंड के कारण। नवाब साहब, तो तुमने हाथी को फांसी पर चढ़ते अपनी आंखों से देखा। सैयद हुजूर, खुदा की कसम, इन्हीं आंखों से देखा। जिंदगी भर इस अजीब घटना को भुला न पाऊंगा। व्याख्या। इस संवाद में नवाब साहब ने सैयद से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या उसने सच में अपनी आंखों से हाथी को फांसी पर चढ़ते हुए देखा। सैयद अपनी चतुराई और झूठी बातों को सही साबित करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि उसने खुद अपनी आंखों से यह अजीब और अविश्वसनीय घटना देखी है। वह अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए खुदा की कसम खाता है ताकि उसकी बात पर विश्वास किया जाए। सैयद की यह चालाकी और आत्मविश्वास दर्शाता है कि चापलूस अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका उद्देश्य नवाब साहब को संतुष्ट रखना है, भले ही इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। कठिन शब्दार्थ। फांसी पर चढ़ते, मृत्युदंड देने की प्रक्रिया। खुदा की कसम, ईश्वर की सौगंध, किसी बात को सत्य साबित करने का आश्वासन। जिंदगी भर, जीवन भर, हमेशा के लिए। अजीब घटना, असामान्य और अविश्वसनीय घटना। भुला न पाऊंगा, कभी नहीं भूल सकूंगा। नवाब पर वे जरा सवेरा होने पर फांसी दे देते। सैयद हुजूर, फिरंगी समय के पक्के होते हैं। आंधी आए या तूफान, हर काम समय पर, एक मिनट भी इधर-उधर नहीं। व्याख्या। इस संवाद में नवाब साहब ने हाथी की फांसी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि फांसी का समय सुबह उजाला होने के बाद रखा जा सकता था, जिससे लोगों को देखने में आसानी होती। यह नवाब साहब के मन में उठ रही शंका और असंतोष को दर्शाता है। सैयद ने इस पर बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि फिरंगी, अंग्रेज, समय के बहुत पक्के होते हैं। उनके लिए समय का पालन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आंधी तूफान जैसी कठिन परिस्थितियां ही क्यों न हों। सैयद ने यह तर्क देकर नवाब साहब को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि फांसी का समय बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह अंग्रेजों की नियमानुसार कार्य करने की आदत है। यहाँ सैयद की चतुराई और तुरंत जवाब देने की क्षमता झलकती है, जो चापलूसों की एक सामान्य विशेषता होती है। कठिन शब्दार्थ। सवेरा, सुबह का समय, जब उजाला हो। फिरंगी, विदेशी, खासकर अंग्रेज। आंधी, तेज हवा और धूल भरी स्थिति। तूफान, प्रचंड हवा और बारिश का संगम। पक्के होते हैं, दृढ़ और समय के प्रति अनुशासित। सभी बोले हाँ हाँ, यही बात है हुजूर। और फिर किसी दावत की तैयारियों के लिए बातें शुरू हो गईं। नवाब साहब फिर से तारीफ बटोरने लग गए। व्याख्या। इस संवाद में चापलूसों ने एक बार फिर सैयद की बात का समर्थन करते हुए हाँ, यही बात है हुजूर, कहकर नवाब साहब को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उनकी यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि वे नवाब साहब को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे उनकी बात सच हो या झूठ। इसके बाद बातचीत का रुख बदलकर दावत की तैयारियों की ओर मुड़ गया। दावत की योजना बनाते हुए चापलूसों ने नवाब साहब को फिर से घेर लिया और उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। यह दिखाता है कि चापलूस कैसे अपनी चालाकी से नवाब साहब का ध्यान भटकाकर उन्हें खुश रखते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं।
कठिन शब्दार्थ। दावत भोज, खाना पीना। तारीफ बटोरना, प्रशंसा प्राप्त करना। संदेश, चापलूसों की बातों में नहीं आना चाहिए। व्याख्या, इस कहानी का संदेश यह है कि चापलूस लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातें और प्रशंसा करते हैं। उनकी बातों में आकर निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। चापलूसों का उद्देश्य केवल अपने लाभ को साधना होता है, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरों को मूर्ख बनाना पड़े। नवाब साहब की कहानी में यह दिखाया गया है कि चापलूसों ने झूठी बातें और बनावटी कहानियों से नवाब को गुमराह किया। इस प्रक्रिया में न केवल नवाब साहब का समय और संसाधन बर्बाद हुआ, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी क्षीण हुई। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति चापलूसों की बातों में न आए और हर बात को तर्क और समझ के आधार पर परखे। कठिन शब्दार्थ। चापलूस वह व्यक्ति जो झूठी प्रशंसा करके दूसरों को गुमराह करता है। स्वार्थ, केवल अपने लाभ की चिंता करना। मूर्ख बनाना, धोखा देना, किसी को बुद्धिहीन साबित करना। निष्कर्ष, समरी। यह कहानी एक नवाब साहब और उनके चापलूसों के बीच की हास्य व्यंग्यपूर्ण घटना पर आधारित है। नवाब साहब अपने चापलूसों के साथ हमेशा बातों में मग्न रहते हैं, जो उनकी वाहवाही के लिए उन्हें झूठे और अतिशयोक्तिपूर्ण किस्से सुनाते रहते हैं। एक दिन चापलूसों ने नवाब साहब को हाथी की फांसी के बारे में बताया और इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक घटना बताया। लेकिन जब नवाब साहब वहां पहुंचे तो उन्हें कोई हाथी नहीं दिखा और यह सब एक झूठा मजाक था। चापलूसों ने इस झूठ को बड़ी चालाकी से नवाब साहब को बताया और यह साबित किया कि वे उन्हें मूर्ख बना चुके थे। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चापलूसों की बातों में नहीं आना चाहिए। चापलूस लोग केवल अपनी वाहवाही के लिए दूसरों को मूर्ख बना देते हैं, इसलिए हमें हर बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।